अब हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, और वो है अधिकारों का निर्धारण। अधिकारों का निर्धारण। जब तक हम परतंत्र थे तो परतंत्रता का अर्थ क्या है, क्या थे, परतंत्र थे के मायने क्या हैं? यानी हमारे पास अधिकार नहीं थे। परतंत्र होना यानी हमारे पास अधिकार नहीं होना। अब जब हम स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ गए हैं तो क्या क्या अधिकार हम लेंगे, हमारे होंगे, इस पर विचार होना बहुत महत्वपूर्ण था। नागरिकों के अधिकारों के विषय पर, नागरिकों के अधिकार कौन कौन से होंगे, इसको लेकर संविधान सभा के सदस्यों में मतैक्य था, बहुत मतैक्य था, बहुत भिन्नता थी। कौन कौन से अधिकार स्वतंत्र भारत के नागरिकों को मिले, कौन से ना मिले। इंसिडेंटली मैं यहाँ बता दूं कि स्वतंत्रता हमको संविधान सभा ने 7 अधिकार दिए, बाद में जिक्र करूंगा उसका। इन 7 अधिकारों में से एक अधिकार बाद में वापस भी ले लिया गया, तो अब हमारे पास 6 अधिकार हैं। लेकिन कुछ अन्य देश हैं जहाँ पे ऐसे मूलभूत अधिकार 10 और 12 हैं, हमारे यहाँ केवल 6 हैं। अर्थात मूलभूत अधिकारों की संख्या कितनी हो, किस हद तक वहाँ की जनता को अधिकार मिले, ये संविधान सभा को तय करना था। और इसको तय करने की प्रक्रिया में बहुत सारे मतभेद सामने आए, बहुत सारी वैचारिक भिन्नता सामने आई। नागरिकों के अधिकारों का जो निर्णय करना था वो कैसे किया जाए, इस पे बहस होती थी। अल्पसंख्यक किसे कहा जाए, इस पे बहस होती थी। अल्पसंख्यक कौन? अल्पसंख्यक को हिंदी में कहते हैं माइनॉरिटी, ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है। भारत में मुस्लिमों की संख्या कम है तो वो अल्पसंख्यक हुए। लेकिन राज्यवार यदि देखें तो ऐसे कुछ राज्य हैं जहां हो सकता है मुस्लिम की संख्या ज़्यादा हो, मुस्लिम बहुल हो और हिंदू अल्पसंख्यक हो, आदि आदि। बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ राज्य हो जहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बहुलता हो और दूसरे धर्म के अनुयायी अल्पसंख्यक हों। तो अल्पसंख्यक कौन होंगे? क्या मात्र आंकड़ों के बल पर ही उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाए या कुछ और भी आधार हो? और फिर अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिए जाए, क्योंकि एक बड़ा अलग मुद्दा था। माइनॉरिटी होने के नाते ऐसी शंका हमेशा रहती है कि माइनॉरिटीज़ को समाज में समानता नहीं मिलती, तो सुनिश्चित करने के लिए कि वो समाज में समान सुविधाओं का आनंद ले पाएं, उनके लिए कुछ अतिरिक्त अधिकारों का प्रावधान किया जाता है, उन्हें कुछ अतिरिक्त राजनीतिक राहत दी जाती है। तो उनके क्या अधिकार होंगे, इस पर भी बड़ी विभिन्नता थी। ऐसा समाज का तबका जो ऐतिहासिक समय से उत्पीड़ित रहा, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अछूत हों जो उस समय थे, चाहे दलित लोग हों, निम्न वर्ग के लोग हों, शोषित वर्ग हो, इन लोगों को क्या राहत मिलेगी, इनको क्या विशेषाधिकार मिलेंगे, इस बात को लेकर भी बड़ी बहस होती थी। या महिलाओं को विशेषाधिकार दिए ही ना जाए, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान अलग से ना किया जाए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ प्रावधान अलग से किया जाना चाहिए कि नहीं, ये भी एक बड़ा विचारणीय मुद्दा हुआ करता था। ऐसे प्रश्नों पर संविधान सभा के सदस्यों में मतैक्य था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं कि मतैक्य होते हुए भी उनमें एक रूपता थी, सहमति थी। उत्पीड़ित समाज को विशेषाधिकार देना है, इस बात पर सब सहमत थे। अल्पसंख्यक आदि को कुछ विशेष संरक्षण देना है, इस बात पर भी सब सहमत थे।
जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्घाटन भाषण में जनता की इच्छा पर बल देते हुए जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं, जनता की इच्छा, उनका बारंबार इस बात की ओर इशारा था कि जनता अहम है, जनता सुप्रीम है, जनता सर्वोच्च है। और इसलिए जनता के दिल में जो ऐतिहासिक काल से जो आकांक्षाएं और भावनाएं हैं, आकांक्षाएं यानी अपेक्षाएं, उम्मीदें, और भावनाएं यानी इतने काल से जो कुछ उनके साथ घटित हुआ है और जो वो अंदर दबाए रखे हैं, उसको निकाल के पूरा करना, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी भावनाओं को इज्जत देना, यही संविधान निर्माताओं का मूल कर्तव्य होगा, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था। परंतु परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पे पहुंचना और किसी विषय पर सामान्य सहमति बनाना, ये बड़ा कठिन काम साबित हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भावनाएं इन लोगों की टकराती थी, विचार टकराते थे, और इसलिए कई बार समाधान पे नहीं पहुंच पाते थे, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते थे ये विधानसभा के सदस्य, और सामान्य सहमति भी नहीं बन पाती थी। बड़ा जटिल मामला हो गया था, कोई सरल काम नहीं था। तो अधिकारों के निर्धारण में कई दिक्कतें सामने थीं। यदि हम अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका की समस्या की बात करें, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका, इस पर यदि हम बात करें तो मद्रास के एक सदस्य थे बी पोकर बहादुर, वे अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका बनाए रखना चाहे। उनका कहना था कि उनके लिए निर्वाचिका ही अलग रहे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। हमें आवश्यकता एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। यानी पृथक निर्वाचिका की पैरवी करते हुए इनका ये मानना था कि हर जगह अल्पसंख्यक तो होंगे ही, क्योंकि एक बहुल वर्ग होगा और बहुल वर्ग के बाद जो दूसरा वर्ग है वो तो अल्पसंख्यक होगा ही। तो ऐसे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए हमें पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करना ही चाहिए, ताकि वे लोग सद्भावना के साथ जी सकें। इसीलिए उनका बारंबार इस बात पर जोर था कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हो जिसमें अल्पसंख्यकों को पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए, ऐसी राजनीतिक ढांचा बनाया जाए जिसमें अल्पसंख्यक भी औरों की पूर्ति के लिए औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें। मिस्टर पोकर ने अल्पसंख्यकों की बात करते हुए जब एक तरफ कहा कि ये तो सभी जगह होते हैं, तो सभी जगह होते हैं, इस बात को उन्होंने इस रूप में रखा कि चूंकि ये सभी जगह होते हैं इसलिए सभी जगह इनके लिए एक स्थायी पृथक निर्वाचिका का प्रावधान रखा जाए, एक ऐसे राजनीतिक ढांचे का प्रावधान किया जाए जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भावना के साथ जी सके, मतभेद कम से कम हो। उनके अनुसार इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है, जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में इन्हें पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए। अर्थात मिस्टर पोकर की मांग थी पूर्ण प्रतिनिधित्व, इनकी मांग थी पृथक निर्वाचिका, और ये इसलिए ताकि उनकी आवाज़ को सुना जाए, उनके विचारों को सुना जाए। अभी तक अल्पसंख्यकों की आवाज़ और विचारों को पिछले इतिहास में नहीं सुना गया, पूर्व के काल में नहीं सुना गया, इसीलिए अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, ऐसा इनका कहना था। तो इसलिए वे कहते हैं कि इनकी आवाज़ सुना जाए, इनके विचारों को ध्यान दिया जाए। इनका आगे विश्वास था कि मुसलमानों की सम संख्याएं एवं आवश्यकताओं को केवल मुसलमान ही समझ सकते हैं।
अतः देश के शासन में मुसलमानों की सार्थक भागीदारी नितांत जरूरी है। ये उन अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर रहे थे जो हैं तो अल्पसंख्यक पर बहुत बड़ी तादाद में हैं, मुस्लिम वर्ग। और इसलिए उनका कहना था कि पृथक निर्वाचिका के द्वारा ही इस मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आवाज़ को सही तरीके से सुना जा सकता है, उनकी आवश्यकताओं को सही तरीके से समझा जा सकता है। किंतु दुर्भाग्य से या संविधान सभा की पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था, ऐसा माना जाता है, ब्रिटिश लोगों की चाल थी। अधिकांश जो सदस्य थे वे पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने के पक्ष में नहीं थे, और ऐसे लोगों का मानना था जिन्हें हम राष्ट्रवादी कह सकते हैं। राष्ट्रवादी अर्थात जो राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं कुल मिलाकर, बजाय एक कम्युनिटी के। इन लोगों का कहना था कि पृथक निर्वाचिका की जो ये बात आ रही है, इसके पीछे वही साम्राज्यवादी बू आ रही है, इसके पीछे वही ब्रिटिश प्रशासकों की डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और शासन करो, ऐसी चाल दिखाई देती है, जिसके द्वारा वे भारतीयों को अभी भी विभक्त करने के प्रयास में हैं। ये राष्ट्रवादियों का मत था, और अधिकतर लोग मिस्टर बी पोकर बहादुर के इस विचार से कि पृथक निर्वाचिका हो अल्पसंख्यकों की, इससे सहमत नहीं थे। वहीं आरवी धुलेकर ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने बी पोकर बहादुर को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेल लिया, इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें फुसला लिया है। बहुत कटु वाक्य कहा। क्या कहा कि मित्र मिस्टर पोकर बहादुर जी, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर इतने वर्षों तक, संरक्षण मतलब किसी एक को शाह दे के रखना, किसी एक को पालतू बना के रखना, किसी एक गुट को, एक वर्ग को, समाज के एक तबके को, और ऐसा पालतू बनाए रखकर विभक्ति सुनिश्चित करना। तो उन्होंने अपने कड़वे बयान में मिस्टर बी पोकर बहादुर को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने तो ऐसे संरक्षण के नाम का खेल खेल कर 200 साल शासन किया, और इसकी आड़ में अब तुम, यानी आप, अल्पसंख्यकों के रूप के प्रतिनिधि के नाते ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको भी फुसला लिया है। एक तरीके से बड़ा उत्तेजित वाक्य था। अब इस आदत को छोड़ दो। किस आदत को? अंग्रेज़ों की शतरंज का मोहरा बनने की आदत को छोड़ दो, और अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो अंग्रेज चलेगा। तो तुम जिस बहकावे में होकर ये विचार रख रहे हो, तुम जिस अंग्रेज़ों के प्रभाव से होकर ये विचार रख रहे हो पृथक निर्वाचिका का, वो विचार तो अब त्याग ही दो, क्योंकि अंग्रेज चले गए। अब हम लोगों का शासन है, हम भारतीयों का शासन है, वहाँ पर तुम्हारे ऐसे विचार कतई स्वागते नहीं हैं। पृथक निर्वाचिका के मुद्दे को लेकर मिस्टर बी पोकर बहादुर और उनके जो उसी विचारधारा के लोग थे, उनको बहुत कड़वाहट सुननी पड़ी। वास्तव में विभाजन के कारण राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि ये, यदि आप इतिहास में जाएं बच्चों, तो पृथक निर्वाचिका की बात 1909 में अंग्रेज़ों ने लागू कर दी थी अपने तरीके से, और उसे आगे 1919 में और बढ़ाया जब उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग सीट का प्रावधान किया, कुछ रिजर्व सीट का प्रावधान किया, कुछ सीटें आरक्षित की। और यही घटना आगे जाकर भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनती है। ये जो पृथक निर्वाचिका की जो शुरुआत 1909-1919
तक चलती है और आगे अंग्रेज इसको शाह देते हैं, ये वास्तव में मुस्लिमों के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रावधान था और उसी का परिणाम था कि अंततः मुस्लिम पाकिस्तान की मांग करते हैं। तो जैसे ये बात फिर से संविधान सभा में उठती है पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए, तो उस पर कड़ा विरोध होता है, कट्टर विरोध होता है और विभाजन की घटना के मद्देनजर राष्ट्रवादी नेता इस पृथक निर्वाचिका के कट्टर विरोधी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के एकीकरण में बहुत अहम भूमिका निभाई, उन्होंने इसकी बड़ी कटु आलोचना करते हुए कहा कि पृथक निर्वाचिका एक विष की तरह है, एक जहर है, इट्स ए पॉइजन। पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की संपूर्ण राजनीति में समा चुका है और इसका श्रेय, इसको राजनीति में अंदर तक भरने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। सरदार पटेल के ये कटु वाक्य बार बार संविधान सभा में दोहराए जाते थे। एक ऐसा विष जो हमारे देश की संपूर्ण राजनीति में घुस चुका है। यानी हर जगह अब हम पृथक निर्वाचिका, पृथककरण की बात करते हैं। उनके अनुसार ये एक ऐसी मांग है जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय का विरोधी बना दिया, एक गुट को दूसरे गुट का विरोधी बना दिया, राष्ट्र को विखंडित कर दिया, हिंसा और रक्तपात को बढ़ावा दिया और अंततः देश का विभाजन कर दिया। पंडित सरदार पटेल का जो ये बयान है, ये बयान किसके परिप्रेक्ष्य में है? 1909-1919 के उस संवैधानिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में है जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में डाले गए थे, जिसमें पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए अंग्रेजों ने की थी, जो बाद में एक विष की तरह पूरी राजनीति में छा गई। और फिर सरदार पटेल कहते हैं कि इसी पृथक निर्वाचिका की मांग ने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से तोड़ दिया, राष्ट्र को विखंडित कर दिया, पार्टीशन और सांप्रदायिक दंगों के रूप में हिंसा और रक्तपात को बढ़ावा दिया और अंततः देश का विभाजन कर दिया। सरदार पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? यदि चाहते हो तो इस मांग को तत्काल त्याग दो। ऐसी चेतावनी देते हुए उन्होंने पृथक निर्वाचिका के वोटरों को, उनके समर्थकों को करारा जवाब दिया और उनका मुंह चुप कराया। गोविंद वल्लभ पंत, वो भी दूसरे बड़े प्रखर मुखर नेता थे। इन्होंने भी पृथक निर्वाचिका की मांगों का कड़ाई से विरोध किया। यद्यपि वो पोकर के इस विचार से सहमत थे कि लोकतंत्र की सफलता का आकलन उसके द्वारा विभिन्न समुदायों में उत्पन्न किए गए आत्मविश्वास से दिखता है। लोकतंत्र का आकलन, लोकतंत्र की सफलता और उसका आकलन उसके द्वारा विभिन्न समुदायों में उत्पन्न आत्मविश्वास से दिखता है। ये बात, इस बात से, पोकर की इस बात से गोविंद वल्लभ पंत सहमत तो थे, लेकिन वे पृथक निर्वाचिका की मांग को आत्मघाती समझते थे। सरदार पटेल इसे विष मानते थे, गोविंद वल्लभ पंत इसे आत्मघाती, सुसाइडल, स्वयं पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात मानते थे। उनका कहना था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था से जो अल्पसंख्यक हैं वो स्थायी रूप से ही अलग हो जाते हैं, सतत रूप से, परमानेंट रूप से वो अपने को अलग मानते हैं, हमेशा अल्पसंख्यक मानते हैं, अल्पसंख्यक रहने की मानसिकता में जीते हैं और अल्पसंख्यक जैसा व्यवहार करते हैं और इस प्रकार अलग थलग ही पड़े रहते हैं, ऐसा पंत का मानना था। और ऐसा करते हुए वे लोग कोई सबल नहीं होते, वे लोग दुर्बल ही हो जाते हैं और शासन में प्रभावी भागीदारी प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। पंत के अनुसार, गोविंद वल्लभ पंत के अनुसार, पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों को दुर्बल बनाती है, सबल नहीं।
तो इसलिए यदि उन्हें सबल बनाना है तो पृथक निर्वाचिका की मांग को त्यागना होगा और उसके बदले कुछ अन्य तरीके के प्रावधान करने होंगे जिससे कि इन अल्पसंख्यकों का विश्वास बना रहे और ये भारतीय राजनीति, भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मुख्य धारा में चल सकें। हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रवादियों के इस सभी तर्कों के पीछे जो सबसे बड़ी चिंता थी वो क्या थी? मैं राष्ट्रवादियों की बात कर रहा हूं। तो ये लोग जो भी तर्क देते थे, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे नेहरू हों या अन्य हों, इन तर्क के पीछे इनकी एक बात रहती थी सतत रूप से, और वो भावना क्या थी? एकीकृत राष्ट्र का निर्माण, यूनिफाइड नेशन, फॉर्मेशन या क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड नेशन। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक राष्ट्र को एकीकृत करना तो एक समस्या थी और एकीकृत करने के बाद उसे एकीकृत बनाए रखना ये दूसरी समस्या थी। एकीकृत करने की समस्या का काफ़ी हद तक सरदार पटेल ने निराकरण कर दिया था जब उन्होंने भारत के 562 रियासतों में से अधिकतर रियासतों को भारत में शामिल करने में सफलता पाई थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर। पर एकीकृत की अक्षुण्णता बनाए रखना, एकीकृत राष्ट्र की अक्षुण्णता को बनाए रखना ये एक बड़ा कठिन काम था। और इसलिए और इस बात के प्रति संविधान सभा के निर्माता बड़े सजग थे कि सरदार पटेल ने जो एकीकरण किया है या कर रहे हैं, वो एकीकरण यथावत बना रहे, ये एक बहुत कठिन काम है। और इसीलिए बार बार इसी की चिंता करते थे और इस चिंता का ही परिणाम था कि वे पृथक निर्वाचिका शब्द से ही नफरत करने लगे थे। राजनीतिक एकता, राष्ट्र की स्थापना, ये दो चीजें, देश की स्थापना, एक राष्ट्र बनाना, राजनीतिक एकता लाना, लोगों के मन में राष्ट्र की भावना लाना, क्षेत्रीयता की भावना को तिरस्कृत कर राष्ट्र की भावना लाना, इसके लिए बहुत जरूरी था कि हर व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे में ढाला जाए, देश के नागरिक के सांचे में ढाला जाए और प्रत्येक समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाए। ये बहुत अहम बात थी। ये बहुत जरूरी था कि यदि हमें एकता स्थापित करनी है तो समाज के सभी तबके को इसमें जोड़ना होगा और जोड़ने के साथ साथ उन्हें हमें समाहित भी करना होगा। ऐसी सोच उनमें डालनी होगी कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सोचें कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सोचे और यहाँ के जितने भी समूह हैं वे अपने को मुख्य धारा में, राजनीतिक और सामाजिक मुख्य धारा में महसूस करें। ये एक बहुत ज़रूरी काम था। यदि संविधान से नागरिकों को अधिकार देना है तो नागरिकों को भी राज्य के प्रति निष्ठा का वचन देना होगा। सदस्यों का कहना था कि हम लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं, पर नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, इसकी बात भी बहुत ज़रूरी है। हम अधिकार देने हैं, इस पर असहमत नहीं हैं। हम सब इसमें एक हैं कि नागरिकों को अधिकार देना है। कौन कौन से अधिकार इनको देना है, इस बात पर हम भले असहमत हों, पर अधिकार देना है, इस बात पर सहमत हैं। इन अधिकारों की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकों को राज्य के प्रति निष्ठा का वचन देने की बाध्यता की जाए। राष्ट्र की निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा, समर्पण, ये उनका कर्तव्य हो। वास्तव में जो राष्ट्रवादी लोग थे, इनका मुख्य उद्देश्य था कि एक
ताकतवर देश का निर्माण हो। एक देश का ही निर्माण नहीं, ताकतवर देश का निर्माण, जहां हर व्यक्ति राष्ट्र का हित सोचे। और जब हर व्यक्ति राष्ट्र का हित सोचता है तो वह देश बहुत ताकतवर रहता है, मजबूत रहता है, यूनिफाइड रहता है, एकमेव रहता है, आदि आदि। और यदि देश को शक्तिशाली बनाना है, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दृष्टि से सभी समुदाय के मेंबर, सदस्य राष्ट्र के सामान्य सदस्यों के रूप में होकर कार्य करें। सुन लीजिए, इन राष्ट्रवादियों का कहना था कि शक्तिशाली राष्ट्र होने के लिए जरूरी है कि उस राष्ट्र के सभी नागरिक, सभी समुदाय के लोग सामान्य सदस्य के रूप में रहें, एक बराबर रहें, समानता रहे, किसी को कोई विशेषाधिकार ना हो, अर्थात अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक आदि विचार मन से हटा दिए जाए। हमारे लिए सभी नागरिक समान हैं। राजनीतिक दृष्टि से सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाए, और यदि ऐसा होता है तभी राष्ट्र एकजुट रहेगा, शक्तिशाली बनेगा। क्योंकि यदि इनकी भावनाएं, इनकी निष्ठाएं यदि खंडित हों, टूटी हुई हों, विभाजित हों, तो शक्तिशाली राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता यदि इनकी भावनाएं भी खंडित हों, यदि इनमें राजनीतिक स्तर पर समानता ना हो, यदि राजनीतिक स्तर पर इनके साथ कुछ खेल किया जाए, किसी तरह का प्रावधान अलग अलग तबकों के लिए अलग अलग तरीके से किया जाए, तो एकता नहीं रहेगी। ऐसी शंका संविधान सभा के अधिकतर सदस्यों में बहुत घर कर गई थी। गोविंद बल्लभ पंत ने एकजुट निष्ठा शब्द का उपयोग किया था। एकजुट निष्ठा अर्थात हम सब एक जैसी निष्ठा रखें। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे भीतर ये आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम सभी कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते, बल्कि समुदाय के रूप में सोचते हैं। नागरिक के रूप में, सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमें देश के नागरिक के रूप में सोचना है, किसी समुदाय विशेष के रूप में नहीं सोचना है, किसी समुदाय विशेष का हिस्सा होते हुए हमें नहीं सोचना है। हम सबको भारतीय होते हुए भारतीयता को ऊपर उठाना है, क्षेत्रीयता को या समुदायवाद को तिरस्कृत करना है। तो गोविंद बल्लभ पंत एकजुट निष्ठा की जरूरत पर बल देते हैं और कहते हैं ये बड़ी अपमानजनक बात है और ये बड़ी आत्मघाती आदत और अपमानजनक आदत हम में है कि हम नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में सोचते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है, महत्व केवल नागरिक का होता है। सिटीजन, ओनली सिटीजन इज इम्पॉर्टेंट, नथिंग एल्स। एक नागरिक के नाते आपका महत्व है, किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक समुदाय विशेष का व्यक्ति होने के नाते आपका महत्व नहीं है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और इसकी चोटी भी नागरिक ही है। सामाजिक पिरामिड की बात की उन्होंने। पिरामिड में ऊपर नैरो होता है, नीचे चौड़ा रहता है। इस पिरामिड में उन्होंने कहा इसका आधार भी नागरिक ही है, जहां नीचे चौड़ाई में सभी लोग हैं और वो नागरिक हैं, और ऊपर भी जो है सर्वोच्च वो भी नागरिक ही है। और यही आधार है सामाजिक ढांचे का, एक सक्षम ढांचे का। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी होगी, क्योंकि बहुत से मुसलमान इस बात के समर्थक नहीं थे कि वे एक अलग पृथक निर्वाचिका चाहते हैं या पृथक देश चाहते हैं। हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसे अनेकों मुस्लिमों के उदाहरण हैं और थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में समानता के साथ
भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, किसी अन्य अलग राष्ट्र के लिए नहीं। और उसी तारतम्य में, उसी श्रृंखला में ऐसे बहुत से मुसलमान थे जो पृथक निर्वाचिका के मात्र उस मांग के समर्थन में नहीं थे, बल्कि कई लोग तो इसका प्रखर विरोध भी कर रहे थे। बेगम एजाज रसूल, जिसका नाम मैंने पूर्व में लिया, जो एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि नामिनी संविधान सभा में थी, उन्होंने भी इस मांग को आत्मघाती कहा था और उनका कहना था कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से यदि पृथक करना है तो पृथक निर्वाचिका उनके लिए बनाई जाए। लेकिन ये बहुत गलत है, उन्हें पृथक तो किया करना ही नहीं है। अंग्रेजों ने जो पृथककरण की प्रक्रिया 1909 में शुरू की थी, उसकी परिणति हम देख चुके हैं विभाजन के रूप में। तो अब इस बार दोबारा वो गलती नहीं की जाए, और इस प्रकार उनका कहना था कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से कतई पृथक न किया जाए। 1949 में या 1949 के आते आते तक संविधान सभा के अधिकतर मुस्लिम सदस्य मानने लगे थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है। प्रारंभ में इसमें बड़ी तकलीफ हुई इस विचार को फैलाने में। प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कि इस संविधान सभा के बहुत से सदस्य पृथक निर्वाचिका के पक्ष में हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे और विचार मंथन होता गया, जैसे जैसे गहन विचार विमर्श बढ़ता गया और विभाजन की विभीषिका का अनुभव होते गया, विभाजन की विकरालता लोगों को जैसे जैसे दिखाई देने लगी, तो वैसे वैसे पृथक निर्वाचिका की मांग का प्रभाव भी कम पड़ने लगा। पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध है, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य मानने लगे। उन्होंने तो इस बात पर बल दिया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका की मांग की अपेक्षा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय योगदान के बारे में ज़्यादा सोचना होगा। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि ये पृथकता की जो भावना थी, जो अंग्रेज़ों ने पनपाई थी हिंदू मुसलमानों के बीच में, जो एक तरीके से उन्होंने एक विभाजन पैदा किया था, उसकी प्रतिध्वनि संविधान सभा के डिबेट्स में भी दिखती है, उसकी छाया दिखती है, उसकी अनुभूति यहाँ दिखती है। और संविधान सभा के सदस्य जहाँ प्रारंभ में कुछ लोग पृथक निर्वाचिका के समर्थन में थे, उसके प्रति मुखर थे, वहीं धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता है, अधिक से अधिक सदस्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि यह कदम सही नहीं होगा। इसलिए पृथक निर्वाचिका की मांग धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है और मुसलमानों के मन में ये भावना घर करने लगती है कि हम पृथक निर्वाचिका की मांग के बदले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए सोचें।